हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम स्टार के बारे में या तारे के बारे में अध्ययन करेंगे। और तारे के अध्ययन के अंतर्गत हम तारा किसे कहा जाता है उसको समझेंगे। इसके बाद तारे की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। कोई भी तारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसके बारे में समझेंगे। देखेंगे कोई तारा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि तारे का डिफिनेशन देखा जाए, तारा किसे कहा जाता है, तो तारा क्या है? ए सेलेस्टियल बॉडी, बॉडी ऑफ गैस। तो तारा क्या है? ए सेलेस्टियल बॉडी ऑफ गैस, अर्थात वह खगोलीय पिंड जो क्या है, गैसों से निर्मित है। तो ऐसा खगोलीय पिंड जो गैसों से निर्मित है और इसमें क्या है, हीट और लाइट उत्पन्न होता है, जिसमें खुद का प्रकाश और ऊष्मा है, उसे कहा जाता है स्टार कहा जाता है। यदि हीट और लाइट की बात की जाए, इसमें हीट और ऊष्मा या प्रकाश क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो उसके पीछे कारण है कि इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है या नाभिकीय संलयन क्रिया घटित होने के कारण ऊर्जा बाहर की तरफ आ रही है, कोर से बाहर की तरफ आ रही है और यह चमकता हुआ दिखाई देता है। इसमें प्रकाश है, लाइट है और इसमें क्या है, खुद की ऊष्मा है। तो मात्र एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें क्या है कि हीट, जिसके पास ऊष्मा है और लाइट है। अब हम तारे की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तारा किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, किसी तारे का जन्म किस प्रकार होता है, किसी तारे की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसके बारे में समझेंगे। और एक बार जब इसकी उत्पत्ति हो जाएगी, इसका अंत भी निश्चित है किसी तारे का, तो अंत देखेंगे। अंत किसी तारे का अंत या डेथ किस प्रकार होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किसी तारे का निर्माण कैसे होता है। तो देखा गया कि बिग बैंग सिद्धांत के बाद या बिग बैंग के बाद, बिग बैंग क्या है, महाविस्फोट। महाविस्फोट के बाद देखा गया ब्रह्मांड में धूल कण और गैसों के बादल विद्यमान थे। तो ब्रह्मांड में क्या है, डस्ट और गैसों के बादल विद्यमान थे। और इस क्लाउड को क्या कहा गया, जो बादल है उसे कहा गया नेबुला कहा गया। तो डस्ट और गैसों का जो बादल है उसको कहा जाएगा नेबुला कहा जाएगा। और इस नेबुला में क्या है, गैस उपस्थित है और धूल कण इसमें उपस्थित है। गैसों में देखा जाए तो अधिकांश मात्रा में हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। तो गैसों में देखा जाए इस जो बादल है या नेबुला है या निहारिका है, निहारिका में हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। हाइड्रोजन गैस विद्यमान होने का कारण क्या है कि जब बिग बैंग हुआ तो आगे चलकर बिग बैंग के बाद सब एटॉमिक पार्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो गया था। तो सब एटॉमिक पार्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो गया था और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। क्योंकि उस समय पर्याप्त एनर्जी थी कि इन दोनों का नाभिकीय संलयन हो सके, लेकिन अगले स्टेप पे जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय इसके लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं थी। तो पर्याप्त एनर्जी इसके पास नहीं थी कि अगले स्टेप का नाभिकीय संलयन क्रिया हो सके। तो इस कारण से देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस कारण से जो बादल है, क्लाउड या नेबुला है, उसमें हाइड्रोजन गैस विद्यमान था। अब हाइड्रोजन देखा गया कुछ समय बाद एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो नेबुला में उपस्थित गैस और धूल कण के बादल हैं एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। और यहीं से जब यह नज़दीक आएंगे या पास पास आएंगे, यहीं से तारे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और तारे के निर्माण की जो अगली प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रोटो स्टार। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बादल में उपस्थित गैस है या हाइड्रोजन उपस्थित है वह एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो इनके बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है कि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है
वह फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, जो कि अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ लग रहा है। जब यह नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, तो गैसों के बीच जो घर्षण होगा, घर्षण के साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे या के सेंटर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच जो गति है, इनकी जो गति है वह तीव्र होती जाएगी। तो गति तीव्र होती जाएगी और घर्षण के कारण इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो प्रोटो स्टार में देखा जाए तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और एक तरफ अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एक। वह बाहर की तरफ कौन सा फोर्स होगा? हीट होगा। तो इसके बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो कोलैप्स करने का प्रयास किया जा रहा है उसको बचाया जा सके। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके अगेंस्ट एक बल लग रहा है, वह बल है हीट। तो अंदर की तरफ देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके अगेंस्ट बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, वह है हीट। और हीट उत्पन्न होने के कारण क्या है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अणुओं के बीच गति बढ़ती है या गैसों के बीच गति बढ़ती है तो घर्षण के कारण हीट उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ जो हीट उत्पन्न हो रहा प्रोटो स्टार में, उसके पीछे कारण क्या है? घर्षण है। लेकिन अभी भी इस प्रोटो स्टार में नाभिकीय संलयन क्रिया नहीं घटित हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं घटित हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कम से कम एनर्जी जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास एनर्जी होनी चाहिए। तो अभी पर्याप्त एनर्जी नहीं है, इस कारण से इसके आंतरिक भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं घटित हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे अणुओं की गति बढ़ेगी, तीव्र होती जाएगी सेंटर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ेगा, आंतरिक भाग या कोर का, और अंत तक क्या होगा कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के पास या तापमान पहुंच जाएगा। तब हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे? नाभिकीय संलयन क्रिया करेंगे। तो अगला जो स्टेप होगा, इसके आंतरिक भाग में कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन घटित होने लगेगा जब टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं कोर में। तो कोर में देखा गया अगला जो स्टेप है प्रोटो स्टार के बाद, कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ हो जाती है इसके आंतरिक भाग में। जब नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगा। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वह है हीट के रूप में है, और अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, वह क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसके अंदर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और बाहर की तरफ हीट के रूप में फोर्स लग रहा है। हीट क्या करना चाहता है? इसका जो स्टार है, स्टार का क्या करना चाह रहा है? या तारे का विस्तार करना चाहता है, लेकिन उस विस्तार को कौन रोक रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर रोक रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? उसके विस्तार को, तारे के विस्तार को रोक रहा है। एक तरफ एक्सपेंशन होना चाह रहा है हीट के कारण, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह उसके एक्सपेंशन को रोका जा रहा है। तो यहाँ से यह क्या बनेगा? अब स्टार बनेगा। इसे कहा जाता है मेन सीक्वेंस स्टार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा गया कि एक तरफ अब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है हीट के रूप में, अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में एक फोर्स लग रहा है। तो इससे क्या है कि यह तारा बैलेंस में आ जाएगा, अब इसमें स्थिरता आ जाएगी इस तारे में, और इसे कहा जाता है मेन सीक्वेंस स्टार। तो हमने देखा किसी क्लाउड या नेबुला से क्या बनता है? प्रोटो स्टार, जो प्रथम स्टेज है किसी तारे के निर्माण का, जिसे कहा जाता है प्रोटो स्टार। अभी भी इसमें प्रोटो स्टार में जो हीट उत्पन्न हो रहा है घर्षण के कारण, जबकि जब यह तारा बन जाएगा तो हीट जो उत्पन्न होगा उसके पीछे कारण क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोनों में अंतर क्या है? प्रोटो स्टार में जो हीट उत्पन्न हो रहा है घर्षण के कारण, और जबकि तारे में जो हीट उत्पन्न होगा वह होगा नाभिकीय संलयन क्रिया। और बाहर से एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना चाहता है? वह तारे को कोलैप्स करने का प्रयास करेगा, जबकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हीट के रूप में फोर्स लग रहा है उसको, उस कोलैप्स को बचाएगा। लेकिन जब इसके आंतरिक भाग में या कोर में जब न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन की जो सप्लाई है बंद हो जाएगी और न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो जाएगा, तो यह तारा कोलैप्स करने लगेगा या अनस्टेबल हो जाएगा। यहीं से तारे के अंत की शुरुआत हो जाती है, जब इसके आंतरिक भाग कोर में
नाभिकीय संलयन क्रिया घटित होना बंद हो जाएगी, और उस समय क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभावी हो जाएगा और उसको कोलैप्स करने तारे को कोलैप्स कर देगा या समाप्त कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हम देखेंगे तारे की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तारा कोई भी तारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि बात की जाए किसी तारे का जो लाइफ है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान अधिक है तो वह तारा बृहद तारा होगा या मैसिव स्टार बनेगा। और यदि कोई किसी तारे का द्रव्यमान कम है तो वह स्मॉल स्टार या एवरेज स्टार के रूप में बनेगा, तो वह छोटा तारा होगा। और किसी तारे का मास निर्भर करता है नेबुला में उपस्थित, हमने ऊपर की तरफ देखा नेबुला क्या है या निहारिका क्या है, गैस और धूल कणों का बादल है जिसे कहा गया निहारिका। यदि इस निहारिका में धूल कण और गैसों की मात्रा अधिक होगी तो इसी से तारे का निर्माण हो रहा है या स्टार का निर्माण हो रहा है, तो वह तारा बृहद तारा होगा। अब इस क्लाउड में या निहारिका में नेबुला में यदि मैटर कम होगा या धूल कण और गैस कम होगा तो वह एवरेज स्टार के रूप में परिवर्तित होगा या छोटे तारे के रूप में परिवर्तित होगा। तो किसी तारे का द्रव्यमान निर्भर करता है उसके नेबुला में उपस्थित जो मैटर है की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हमने देखा, इस डायग्राम में देखा जाए तो नेबुला से क्या बन रहा है, तारे का निर्माण हो रहा है। यदि नेबुला में अधिक मैटर है या गैस और धूल कणों की मात्रा अधिक है तो वह मैसिव स्टार बनेगा या बृहद तारा बनेगा। यदि इसमें नेबुला में उपस्थित मैटर कम है या पदार्थों की मात्रा कम है तो वह या एवरेज स्टार के रूप में परिवर्तित होगा। और कोई भी तारा, चाहे वह बृहद तारा हो या मैसिव स्टार हो, चाहे वह एवरेज स्टार हो, दोनों किस में परिवर्तित होते हैं, रेड जाइंट में परिवर्तित होते हैं। रेड जाइंट किसे कहा जाता है, लाल रक्त दानव। तो यहाँ भी क्या बनेगा, वही तारा रेड जाइंट तारा बनेगा या लाल रक्त दानव बनेगा। तो यहाँ तक देखा जाए दोनों का जो रास्ता है एक है, मैसिव तारा भी रेड जाइंट तारा बनता है और एवरेज स्टार भी रेड जाइंट तारा बनता है। लेकिन आगे चलकर यदि कोई मैसिव तारा है या बृहद तारा है वह सुपरनोवा में परिवर्तित होगा और सुपरनोवा में परिवर्तित होगा। और जो इसका इंटरनल पार्ट अर्थात कोर है, या तो कोर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा या तो न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाएगा। जब इसमें विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, तो या जो इसका इंटरनल पार्ट है कोर या तो ब्लैक होल में निर्मित होगा और या तो न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित होगा। वह निर्भर करता है कोर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कोर के मास पर निर्भर करता है कौन सा तारा ब्लैक होल में निर्मित होगा या कौन सा तारा न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि कोई एवरेज स्टार है, एवरेज स्टार रेड जाइंट बनने के बाद क्या होगा, वह या तो जिसका उसका जो कोर है, आंतरिक भाग कोर है, वह व्हाइट डार्क में परिवर्तित हो जाएगा और वाह परत जो है आउटर लेयर है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, पुनः नेबुला में परिवर्तित हो जाएगा जिसे कहा जाता है प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है। तो यहाँ देखा गया कि हाँ किसी तारे की सिचुएशन उससे होकर गुजरता है कोई तारा, उसको देखा गया। तो किसी तारे का या तो कब सुपरनोवा बनेगा, कौन सा तारा व्हाइट डॉर्फ बनेगा, कौन सा तारा न्यूट्रॉन तारा या कौन सा तारा ब्लैक होल में सब का निर्माण करेगा, वह निर्भर करता है किसी तारे के मास पर निर्भर करता है अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, यदि किसी तारे का द्रव्यमान अधिक है, मास अधिक है, उस तारे का जो लाइफ है या जीवन काल है कम होगा। मास अधिक है या द्रव्यमान किसी तारे का अधिक है, उसका जीवन काल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें तीव्र गति से खत्म, न्यूक्लियर फ्यूजन तीव्र गति से घटित होगा और जो इसके ईंधन है हाइड्रोजन या हीलियम जो ईंधन है वह तीव्र गति से समाप्त हो जाएगा। इस कारण से इस तारे का जो जीवन होता है ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जिसका मास कम है अपेक्षाकृत देखा जाए तो उस तारे का जीवन काल अधिक होता है। जिस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा सन भी क्या है,
अभी भी उसका जीवन काल कितना बचा हुआ है? 5 करोड़ वर्ष के आसपास बचा हुआ है। अब हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे रेड जाइंट तारा क्या है, व्हाइट डॉर्फ क्या है, या सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा कब बनता है, ब्लैक होल कब बनता है, या न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेड जाइंट तारा। रेड जाइंट तारा क्या है? जिसे कहा जाता है लाल रक्त दानव कहा जाता है। और रेड जाइंट तारा देखा जाए, चाहे वह मैसिव तारा हो या बृहद तारा हो, चाहे वह एवरेज स्टार हो, दोनों रेड जाइंट में परिवर्तित हो सकते हैं, रेड जाइंट में परिवर्तित होंगे। अब रेड जाइंट क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। हमने ऊपर की तरफ देखा कि किसी स्टार में क्या हो रहा है, स्टार के आंतरिक भाग में, कोर में, यहाँ घटित हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है, एनर्जी का एमिशन हो रहा है, एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है। और इस तारे में क्या हो रहा है, बाहर की तरफ से अंदर एक बल लग रहा है, वह बल है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इस तारे को कोलैप्स करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कोलैप्स होने से बचा कौन रहा है, इसको तारे को कोलैप्स होने से कौन बचा रहा है, वह है हीट। तो बाहर अंदर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको उसके अगेंस्ट बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, वह क्या है, हीट है। इससे क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो कोलैप्स करने का प्रयास किया जा रहा है, उस कोलैप्स से रक्षा कौन कर रहा है, हीट कर रहा है। तो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और बाहर की तरफ हीट के रूप में एक फोर्स लग रहा है। लेकिन जब इसके आंतरिक भाग या कोर में, जहाँ से एनर्जी उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रहा है, अब यदि यहाँ क्या हो, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, यदि हाइड्रोजन की सप्लाई क्या है, समाप्त हो जाए, तो हाइड्रोजन की यदि सप्लाई समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, इसके आंतरिक भाग कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो जाएगा या नाभिकीय संलयन क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो नाभिकीय संलयन क्रिया समाप्त होने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान, अब इसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगी। अब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को मौका मिल जाएगा इसको कोलैप्स करने का या इसको डिस्ट्रॉय करने का। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। उसके प्रभाव को कौन रोक रहा था, हीट रोक रही थी। अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, इसको कोलैप्स करने का प्रयास करेगा। आंतरिक भाग में क्या हुआ है, नाभिकीय संलयन क्रिया समाप्त हो गई। अब उस नाभिकीय संलयन क्रिया समाप्त होने के कारण क्या होगा, इसका संकुचन होने लगेगा। जो आंतरिक भाग है अर्थात कोर है, कोर का संकुचन होने लगेगा। और जबकि बाहरी परत में अभी भी हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, बाहरी परत में क्या होगा, अभी भी नाभिकीय संलयन क्रिया जारी है। तो यहाँ बाह्य परत या आउटर लेयर में अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है। तो एक तरफ देखा जाए, जो कोर है उसका संकुचन हो रहा है, जबकि बाह्य परत का एक्सपेंशन हो रहा है। बाह्य परत या आउटर लेयर में नाभिकीय संलयन क्रिया घटित हो रही है, इसके कारण इसका विस्तार हो रहा है। तो बाहरी परत का विस्तार होगा, जब इसका एक्सपेंशन होगा बाहरी परत का और आंतरिक परत का या कोर का संकुचन होगा, तो बाहरी परत के एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, यह जो स्टार है वह ठंडा होने लगेगा। जब यह ठंडा होने लगेगा या कूल होने लगेगा तो यह रेड कलर का दिखाई देगा, तो यह रेड कलर का दिखाई देगा। इसके पीछे कारण क्या है, जब हम विव ग्योर जो विजिबल तरंगे हैं, विव ग्योर में क्या है कि जैसे जैसे हम रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वेव लेंथ क्या है, बढ़ता है। तो रेड कलर का वेव लेंथ अधिक होगा और कोई पदार्थ जितना ठंडा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा उसका वेव लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले कोई तारा ब्लू कलर का दिखाई देगा, जब वह अधिक गर्म है कोई तारा तो वह ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन आगे जब कुछ ठंडा होता है, कम गर्म होता है, तो वह
येलो और अधिक ठंडा होने के बाद वह रेड कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ क्या है, तारे की विस्तार होने के कारण, बाह्य परत आउटर लेयर का विस्तार होने के कारण यह ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने के कारण जो इसका कलर है वह रेड कलर का हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि जब कोई पदार्थ ठंडा होता है तो उसका वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ वह कलर किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, रेड कलर में। कोई तारा पहले ब्लू दिखाई दे रहा था, वह किस प्रकार दिखाई दे रहा है, रेड कलर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसे ही कहा जाता है रेड जाइंट तारा, क्योंकि यार रेड कलर का दिखाई देता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इसके आंतरिक भाग में न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो गया है और बाह्य परत में अभी भी हाइड्रोजन उपस्थित है। इस कारण से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, आउटर लेयर का विस्तार हो रहा है और आंतरिक भाग का संकुचन हो रहा है, और इसी को कहा जाता है रेड जाइंट तारा या लाल रक्तदानव कहा जाता है। अब यहाँ से किसी चाहे मैसिव तारा हो चाहे एवरेज स्टार हो, उसके रास्ते बदल जाएंगे। यदि किसी तारे का द्रव्यमान क्या है, सन के द्रव्यमान के बराबर है या सन के द्रव्यमान के लगभग 7 गुना के बराबर है, 1 से लेकर 7 गुना के बराबर है, तो वह तारा किस में परिवर्तित होगा, व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होगा। लेकिन यदि किसी तारे का द्रव्यमान सन के मास के या द्रव्यमान के 7 गुने से अधिक है, तो वह तारा सुपरनोवा में परिवर्तित होगा। अब हम समझेंगे व्हाइट ड्वार्फ किसे कहा जाता है और सुपरनोवा किसे कहा जाता है। ऊपर की तरफ हमने देखा यहाँ क्या हो रहा है, रेड जाइंट तारा में क्या हो रहा है कि इसके आंतरिक भाग में हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई है और न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो गया है, और इसके आंतरिक भाग में क्या बचा हुआ है, हीलियम बचा हुआ है। तो इसके आंतरिक भाग में हीलियम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन हीलियम का नाभिकीय संलयन क्रिया नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसमें क्या होना चाहिए, हीलियम मिलकर क्या बनाए, कार्बन बनाए, इसका अभी भी नेक्स्ट लेवल का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है घटित नहीं हो रहा। उसके पीछे कारण क्या है कि पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। आगे क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ में क्या होता है कि आंतरिक भाग में हीलियम का निर्माण हो गया है, हाइड्रोजन समाप्त हो गया है, और बाहर की तरफ से एक जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में, इसको कोलैप्स करने का प्रयास करेगा, क्योंकि इसके आंतरिक भाग में या कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको कोलैप्स करने का प्रयास करेगा। लेकिन गलती से क्या होता है कि जब यह इसको कोलैप्स करने का प्रयास करेगा तो यहाँ बृहद मात्रा में एनर्जी जनरेट हो जाएगी, एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। अब इसको हीलियम को मौका मिल जाएगा कि नेक्स्ट लेवल का नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ कर दे। तो यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन समाप्त हो गया है, हीलियम इसके आंतरिक भाग में है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको कोलैप्स करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब यह कोलैप्स करने का या तोड़ने का प्रयास करेगा इसको, तो यहाँ गलती से एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, जो नेक्स्ट लेवल का नाभिकीय संलयन क्रिया है, अर्थात हीलियम मिलकर अब कार्बन में परिवर्तित होने लगे। यहाँ भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रारंभ हो जाता है, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, हीलियम मिलकर अब कार्बन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके आंतरिक भाग में अब क्या होगा, कार्बन का निर्माण हो रहा है, और हीलियम मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन का निर्माण कर रहे हैं, और ऊर्जा बाहर की तरफ आ रही है। तो इससे देखा जाए कि यदि कोई तारा सन के द्रव्यमान के बराबर है या उसके 7 गुने के बराबर है, तो कुछ समय के लिए वह तारा नष्ट होने से बच जाता है, क्योंकि इसके आंतरिक भाग में हीलियम का जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे जो कोलैप्स करने का प्रयास ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है उससे बचा जा सके। लेकिन जब इसके आंतरिक भाग में हीलियम की आपूर्ति या हीलियम की सप्लाई खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है उसको दोबारा मौका मिल जाएगा इसको कोलैप्स करने का, और कोलैप्स करने का प्रयास करेगा। इसके जो आंतरिक भाग है इसका संकुचन प्रारंभ हो जाएगा, और इसके आंतरिक भाग में अब क्या है, कार्बन है। ऊपर हमने देखा इसके आंतरिक भाग में क्या था, हीलियम था। तो अब इसमें क्या है, हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो चुका है, और यह संकुचित होने लगा। धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका संकुचन होने लगेगा, और बाह्य परत में भी अभी नाभिकीय संलयन क्रिया घटित हो रही है, और बाह्य परत का क्या होगा, विस्तार होगा। तो आउटर लेयर का विस्तार हो रहा है। कुछ समय बाद क्या होगा, जो इसकी आंतरिक परत है इससे क्या होगा,
अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है या डेंस अधिक है या घनत्व अधिक है। अधिक होने के कारण यह जो इनर लेयर है या कोर है वह बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो क्योंकि इसका संकुचन हो रहा है और बाहरी परत का एक्सपेंशन हो रहा है। जो कोर बाहर की तरफ निकला है वह चमकीला दिखाई देता है और किससे निर्मित है? कार्बन से निर्मित है, और इसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। और जो बाहरी परत है, बाहरी परत को क्या कहा जाएगा? जो अवशेष परत है, क्योंकि इसके आंतरिक भाग जो कोर है, कोर बाहर निकल आया है, उसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। और बाह्य परत को क्या कहा जाएगा? प्लेनेटरी नेबुला कहा जाएगा। तो हमने देखा व्हाइट ड्वार्फ क्या है, प्लेनेटरी नेबुला क्या है। जो अवशेष परत बची हुई है, अवशेष भाग बचा हुआ, उसे कहा जाता है प्लेनेटरी नेबुला। यहाँ हमने रेड जाइंट में देखा कि हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त हो जाती है, आगे नेक्स्ट लेवल का जो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाता। लेकिन इसमें क्या है कि यदि कोई मैं स्वर्ण के द्रव्यमान के बराबर कोई तारा है या उसके 7 गुने के बराबर है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन आगे भी नेक्स्ट लेवल पर भी होगा। इससे क्या होगा कि तारा कुछ समय के लिए कोलैप्स होने से बच जाएगा। और यही व्हाइट ड्वार्फ क्या होगा? जब आगे ठंडा होगा, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसे कहा जाता है ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। तो हमने रेड जाइंट के बारे में देखा, और व्हाइट ड्वार्फ क्या है, प्लेनेटरी नेबुला क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया। प्लेनेटरी नेबुला क्या है? जो अवशेष भाग बचा हुआ है कोर के बाहर निकलने के बाद, उसे कहा जाता है प्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है। और जो आंतरिक भाग है, कोर है, वह बाहर की तरफ इससे अलग हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, वह चमकीला दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। यही व्हाइट ड्वार्फ जब ठंडा होकर ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि कोई तारा सन के द्रव्यमान के 7 गुने से अधिक है, सन के मास से 7 गुने से अधिक कोई तारा है, तो वह तारा सुपरनोवा में परिवर्तित होगा। अब सुपरनोवा क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो सुपरनोवा क्या है, इसको हम समझते हैं। व्हाइट ड्वार्फ में हमने देखा कि यहाँ हीलियम हीलियम मिलकर क्या बना रहे हैं? कोर में कार्बन का निर्माण कर रहे हैं, व्हाइट ड्वार्फ में हमने देखा। लेकिन अब कार्बन कार्बन जो नेक्स्ट लेवल का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है व्हाइट ड्वार्फ में, या जो जिस तारे का द्रव्यमान लगभग 1 से 7 गुने के बराबर है सन की मास से, उसमें केवल हीलियम तक ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। लेकिन नेक्स्ट लेवल का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें नहीं घटित होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब कोर में कार्बन का निर्माण हो जाएगा। कार्बन का निर्माण किस प्रकार हुआ कि हीलियम और हीलियम मिलकर कार्बन का निर्माण कर रहे हैं, तो हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और व्हाइट ड्वार्फ में देखा गया कि इसमें आंतरिक भाग में नेक्स्ट लेवल अर्थात कार्बन और कार्बन मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं बना रहे हैं, या कार्बन के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि कोई तारा बृहद तारा है जो सूर्य के द्रव्यमान के 7 गुना से अधिक है, अब जब यहाँ कार्बन निर्मित हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? इसको पुल करने का, कार्बन को पुल करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब यह पुल करने का प्रयास करेगा तो इसका जो कोर है, कोर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोर के टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जब कोर के टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो कार्बन जो इसमें उपस्थित है, कार्बन को पर्याप्त टेम्परेचर मिल जाएगा, और जो एडिशनल फ्यूजन है या नेक्स्ट लेवल का जो नाभिक की संलयन क्रिया है वह घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात कार्बन और कार्बन मिलकर क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन का निर्माण करेंगे, और अगला जो अगले लेवल का है न्यूक्लियर फ्यूजन वो भी घटित होगा इसमें। अंत में क्या होगा कि इस तारे के आंतरिक भाग अर्थात कोर में जो आयरन का निर्माण हो जाएगा, अर्थात आयरन का निर्माण हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन का जो अंतिम चरण है आयरन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आयरन अब इसके आगे जब आयरन का निर्माण हो जाएगा, या इसके आगे नेक्स्ट लेवल का जो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं घटित होगा, क्योंकि उसके लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं है। तो अंत में क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद क्या होगा कि इसमें आयरन का निर्माण होगा, कार्बन कार्बन मिलकर नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, नेक्स्ट लेवल का, इसके बाद इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। अंत में क्या होगा? आयरन का निर्माण होगा। और आयरन क्या है? यही एक स्टेबल एलिमेंट का निर्माण हो जाएगा। तो इसके आंतरिक भाग में आयरन का निर्माण हो जाएगा या स्टेबल एलिमेंट का निर्माण हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद कोर में अब क्या बचता है? आयरन का निर्माण हो गया है, इसके आंतरिक भाग में आयरन का निर्माण हो गया है। लेकिन इसके अगले
अगला जो चरण होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसमें घटित नहीं होगा क्योंकि इसके आंतरिक भाग में उतना पर्याप्त एनर्जी नहीं है। अब देख, जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो जाएगा इसके आंतरिक भाग में, पुनः क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेगी या कोलैप्स करने का प्रयास करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पुनः मौका मिल जाता है क्योंकि इसके आंतरिक भाग में कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो गया और कोर किससे निर्मित है, आयरन से निर्मित है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको तोड़ने का प्रयास करेगा, अंत में इसका संकुचन होने लगेगा। जो आंतरिक भाग है अधिक डेंस होने के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका संकुचन होने लगेगा या छोटा होने लगेगा, और अंत में क्या होगा, जो बाह्य परत है कोलैप्स कर जाएगी और एक तीव्र गति से आवाज़ आती है, इस बाह्य परत क्या करेगी, कोलैप्स हो जाएगी और तीव्र गति से आवाज़ आती है जिसे कहा जाता है सुपरनोवा कहा जाता है। तो सुपरनोवा क्या है, एक विस्फोट होता है इस तारे में क्योंकि आंतरिक भाग में संकुचन हो रहा है, वायु परत एक्सपेंशन कर रहा है, वायु परत ध्वस्त हो जाएगा और एक तीव्र गति से आवाज़ आती है जिसे कहा जाता है सुपरनोवा कहा जाता है। अब इसमें जो शेष भाग बचा हुआ, कोर बचा हुआ है जो कि आयरन से निर्मित है, जो इसका इंटरनल पार्ट है अर्थात कोर है, वह क्या है, आयरन से निर्मित है। अब जो कोर बचा हुआ है, या तो वह कोर क्या बनेगा, एक न्यूट्रॉन तारा बनेगा और या तो ब्लैक होल में या ब्लैक होल का निर्माण करेगा। तो इसका जो कोर है या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। वह भी निर्भर करता है कोर के द्रव्यमान पर। यदि कोर का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान का, यहाँ बात हो रही कोर की, कोर का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 1 से लेकर 3 गुना के बराबर है कोर का द्रव्यमान, तो वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा। यदि कोर का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक है तो वह ब्लैक होल बनेगा। जो अवशेष भाग है कोर अर्थात कोर के, या तो न्यूट्रॉन तारा में परिवर्तित हो जाएगा या तो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। वह निर्भर करता है कोर के द्रव्यमान पे। कोर का द्रव्यमान यदि सन के द्रव्यमान के 1 से लेकर 3 गुने के बराबर है तो वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा, लेकिन 3 गुने से अधिक है सन के द्रव्यमान से तो वह ब्लैक होल बनता है। अब न्यूट्रॉन तारा क्या है, इसको हम समझते हैं। हमने ऊपर की तरफ देखा कि इसके आंतरिक जो कोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा है और वाय परत आउटर लेयर है इस कोर का। जब इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा था या न्यूक्लियर फ्यूजन समाप्त हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो इसमें जब न्यूक्लियर फ्यूजन घटित हो रहा तो बाहरी परत में इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स से बचा रहे थे कोर को। लेकिन जब हीट समाप्त हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक प्रभावी हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है जिसके कोर में स्थित है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाएंगे। इसे कहा जाता है, जो इसका कोर है, कोर में क्या है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूट्रॉन का निर्माण कर रहे हैं। इसे कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारे में क्या है, चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। इस प्रकार चुंबकीय तरंगें निकलती हैं न्यूट्रॉन तारे में, जिसे कहा जाता है पल्सर कहा जाता है, जिसे पल्सर कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यह न्यूट्रॉन तारा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है और इसे कहा जाता है पल्सर। तो हमने देखा कोई तारा न्यूट्रॉन तारा कब बनता है, जब इसका कोर का मास क्या है, सोर के द्रव्यमान क्या है, यहाँ 1.4 से लेकर 3 गुने के बराबर है सन के मास के। यहाँ 1 नहीं, 1.4 से लेकर 3 के गुने के बराबर है सन के मास से, तो वह तारा न्यूट्रॉन तारा बनता है। और न्यूट्रॉन तारे में क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बाइंडिंग हो जाता है या कंबाइंड हो जाते हैं और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या घूमता हुआ दिखाई देता है और इसमें रेडिएशन उत्पन्न होता है, इसे कहा जाता है पल्सर कहा जाता है। तो पल्सर को हमने समझा, पल्सर किसे कहा जाता है। अब हम ब्लैक होल के बारे में करें। ब्लैक होल कोई तारा ब्लैक होल में कब परिवर्तित होगा, जब कोर का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक है तो वह ब्लैक होल बनेगा। तो यदि कोर का द्रव्यमान क्या है, सन के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक है तो वह ब्लैक होल में निर्मित होगा। और ब्लैक होल क्या होगा, अधिक डेंस पॉइंट होता है, इन्फिनिटी डेंस होता है इसमें, और आयतन क्या होता है, नगण्य होता है। तो इसमें आयतन नगण्य होता है और अधिक डेंस पॉइंट होता है। जब कोई तरंग या प्रकाश इसके पास पहुंचता है तो या रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है या इसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार ब्लैक होल क्या है, दिखाई नहीं देता है।
तो हमने देखा आज की क्लास में हमने सन के बारे स्टार के बारे में समझा, किसी तारे का जन्म किस प्रकार होता है, तारे की मृत्यु किस प्रकार होती है, इसके बारे में अध्ययन कर। तो हमने देखा तारे का निर्माण एक धूल कण और गैसों के बादल से निर्मित एक क्लाउड है, जिसे कहा जाता है नेबुला कहा जाता है। और इसी नेबुला से प्रोटो स्टार का निर्माण होता है, जो तारे की प्रारंभिक अवस्था है। यही प्रोटो स्टार आगे क्या बनेगा, सन के रूप में परिवर्तित स्टार के रूप में परिवर्तित होगा, और इसे कहा जाता है मेन सीक्वेंस स्टार कहा जाता है। और तारे की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। कोई तारा रेड जाइंट तारा कब बनता है, वाइट प्लेनेटरी नेबुला में कैसे निर्मित होता है, वाइट डॉर्फ कैसे बनता है, और यदि मैसिव तारा है तो वह रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट के बाद उसमें सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल का निर्माण करता है, या तो न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित होगा। वह सब निर्भर करता है कि तारे का द्रव्यमान कितना है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किसी तारे का लाइफ क्या है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर आगे हमने समझा कि रेड जाइंट क्या है, जिसे कहा जाता है लाल रक्तदानव, इसके बारे में समझा। फिर हमने वाइट डॉर्फ के बारे में समझा, फिर सुपरनोवा के बारे में समझा, और सुपरनोवा के बाद जो कोर बचा हुआ कब वह न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित होगा और कब वह ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होगा, इसके बारे में समझा। और किसी तारे की जो उपस्थिति कहाँ होती है, आकाश गंगा में पाई जाती है। तारा कहाँ दिखाई देता है, आकाश गंगा में दिखाई देता है, या गैलेक्सी में दिखाई देता है। तो आकाश गंगा में क्या है, 3 स्पाइरल्स आर्म होती हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। एक जो बाहरी भुजा है, इन घूर्णनशील भुजाओं में जो बाह्य परत है, किसी तारे का निर्माण यहाँ से प्रारंभ होता है। तो किसी तारे का निर्माण इसके बाह्य भुजा में प्रारंभ होता है, और इसके मध्य वाली भुजा में जो तारा पाए जाते हैं वह यंग स्टार के रूप में होते हैं, और इसके आंतरिक भाग में जो तारे पाए जाते हैं वह बृहद या वृद्ध तारे के रूप में होते हैं। तो किसी तारे का जन्म कहाँ होता है, पहली भुजा या बाह्य भुजा में होता है। और कोई तारा जवान कहाँ होता है, यंग तारे कहाँ पाए जाते हैं, मध्य भुजा में पाए जाते हैं, और तीसरी भुजा जो आंतरिक भुजा है उसमें पाए जाते हैं वृद्ध तारे पाए जाते हैं। और इसका जो केंद्र है इसे कहा जाता है बल्ज कहा जाता है, इसे बल्ज कहा जाता है। तो यहाँ क्या है कि आकाश गंगा या गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज गति करेगी, जो यहाँ पर बादल उपस्थित, हमने बताया नेबुला उपस्थित है, नेबुले में क्या होगा, या निहारिका में क्या उत्पन्न होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा या ग्रेविटेशन फोर्स उत्पन्न होगा इसके गति के कारण, क्योंकि आकाश गंगा एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा और तारा क्या है अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार तारा पहले वायु भुजा में होता है, फिर इसके बाद मध्य भुजा में पहुंचता है, इसके बाद जो इसकी आंतरिक भुजा वहाँ पहुंचता है, और अंत में किसी तारे की समाप्ति कहाँ हो जाती है, सेंटर या बल्ज में हो जाती है। और जो हमारा सन है वह किस आकाश गंगा में पाया जाता है, उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। तो आज की क्लास में हमने स्टार के बारे में अध्ययन किया, और लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में अध्ययन किया, और इस विभिन्न अवस्थाओं के बारे में देखा, किसी तारे का जन्म किस प्रकार हुआ, अंत किस प्रकार हुआ, उसके बारे में समझा। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।